एक सेकंड। हाँ स्टार्ट हो गई जी ठीक है, ऑन हो गई है, ऑन हो गई। जी जी स्टार्ट हो गई है आपकी। Okay, last time we discussed about the language topic, and we are going to start the recursive definition there. ओके सर। So basically recursive definition, we talk about that recursive definition is a three-step process. In number one step, we actually define or declare the basic object or basic element of the set there. So recursive definition is a three-step process. In number one step, we basically declare or define the basic element or basic object of the set. And in the second step, we construct a rule, or we define a rule with the help of the basic object in order to declare the rest of the element of the set there. And the step number three is called is a generalized statement. Only the step number 1 and 2 को जो obey करेगा, that is the member or the element or the part of that set. Otherwise nobody else declared set there. So recursive, like this recursive functions हैं which can repeat themselves there. So similarly recursive definition में जो हम rule construct करेंगे, that rule basically itself repeat them there in order to define the whole set there. For example, अगर हम recursive definition लिखें for the set even, तो अगर हम even number के लिए recursive definition लिखें, तो even number के लिए जो हमारा basic element होगा वो क्या होगा, that is 2. कि 2 is our basic object. Because जब भी हम even number की बात करते हैं तो even number को हम कहते हैं कि 2 का multiple even होगा, या 2 से जो divide हो रहा होगा वो even number होगा. अगर हम किसी नंबर में 2 ऐड कर दें तो द नंबर जो अगर इवन नंबर में हम 2 ऐड करते चले जाएं तो वो इवन होगा. अगर हम 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन नंबर होगा. तो वी हैव लॉट्स ऑफ वेज के जिसके थ्रू हम जो है वो इवन नंबर्स को डिफाइन करते हैं और समझाते हैं. तो यहाँ हम रिकर्सिव डेफिनेशन इसलिए बना रहे हैं ताकि जो मशीन है वो अंडरस्टैंड कर सके, वो डिक्लेयर कर सके कि जो इनपुट एलिमेंट है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं. अब अगर हम रिकर्सिव डेफिनेशन इवन नंबर के लिए लिखना है तो पहले स्टेप में हमने कहा कि 2 हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट है, कि 2 इज अवर बेसिक ऑब्जेक्ट. तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि 2 एक इवन नंबर. नाउ इन स्टेप नंबर 2 अब हम एक ऐसा रूल बनाना है जिसके थ्रू हम उस इवन नंबर के सेट के बाकी एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर सकें. फॉर एग्जांपल इफ वी से दैट इफ x इज एन इवन, अगर हम कहें कि x जो है वो इवन है, x plus 2 then x then x plus 2 is also even. If x is an even number, then x plus 2 is also an even number. Step number 3 क्या होगा कि only those objects which basically follow the step number 1 and 2 is belong to the set even, otherwise nobody else can belong to set even there. अब अगर हम इस डेफिनेशन के मुताबिक हम फॉर एग्जांपल हम ये प्रूव करें कि 12 हमारा एक इवन नंबर है, तो 12 को प्रूव करने के लिए हमें इस रिकर्सिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली n/2 स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे. यानी अब अगर हमने n नंबर को प्रूव करना है कि वो n जो है वो इवन नंबर है या नहीं, तो हमें n डिवाइडेड बाय 2 स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे इन ऑर्डर टू declare that the n is even or not there. क्योंकि पहले स्टेप में हमने कहेंगे कि 2 एक इवन है, फिर now 2 becomes x, then x plus 2 means 2 plus 2 4. Now 4 is step number 2 में क्या हुआ कि 4 इवन हो गया. Now in step number 3 अब रिकर्सिवली क्या हो रहा है, ये जो स्टेप नंबर 2 है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है. सर अगर ये सेकंड स्टेप में हमें स्टेटमेंट ही मस्ट लिखनी है, लाइक अगर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x मॉडुलस 2 = 0 है तो हम ये रूल बना दें. जी मैं अभी मतलब उसी किसी पे भी आ टाइप रहा हूँ, की. मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ.
मैं कह रहा था कि अगर हमने स्टेप नंबर 3 में हमने कहा कि नाउ 4 becomes x, तो 4 plus 2 is 6. नाउ स्टेप नंबर 4 में 6 becomes x, 6 plus 2 is 8, then 8 plus 2 is 10 and 10 plus 2 is 12. तो हमें 12 को प्रूव करने के लिए हमें 6 स्टेप्स के बाद हम ये प्रूव कर पाए अकॉर्डिंग टू दिस रिकर्सिव डेफिनेशन. अब अगर हम जो है वो अपनी रिकर्सिव डेफिनेशन में अपने स्टेप नंबर 1 और 3 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टेप नंबर 2 को जो है वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स. फॉर एग्जांपल जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम ये भी कह सकते थे कि इफ x इज इन इवन देन x डिवाइडेड बाय 2 इज आल्सो इवन. हम ये भी कह सकते थे if x डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर इक्वल टू 0 देन x इज इन इवन. यानी कोई भी नंबर जिसको हम 2 से अगर डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आए, तो दैट मीन्स कि दैट नंबर इज इन इवन देयर. हम ये भी कह सकते हैं कि इफ x इज इन इवन एंड इफ y इज इन इवन देन x प्लस y इज आल्सो इन इवन. हम दो ऐसे बड़े नंबर्स ले लें जो इवन हो, तो उनका सम भी इवन होगा. तो स्टेप नंबर 2 को जो है वो हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, जिस तरह हमें जरूरत है. अब फॉर एग्जांपल हम अगर कहें कि वी नीड टू डिफाइन द रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर एक्स स्टार. हमने एक्स स्टार को डिस्कस किया था ना, एक्स क्लोजर. तो अगर हम एक्स क्लोजर के लिए हम रिकर्सिव डेफिनेशन लिखें, यानी इस सेट के लिए एक्स स्टार के लिए, तो एक्स स्टार कैसा सेट है जिसमें कि वो तमाम मेंबर एक्स के आ सकते हैं, all those strings of x including the null string there and up till infinite there. x star में हमारा null हो सकता है, हमारे पास x हो सकता है, हमारे पास double x हो सकता है, then we have triple x and up till this will lead to infinite there. तो अगर इस सेट के लिए हमें रिकर्सिव डेफिनेशन लिखनी है तो हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्ट x. अगर हम पहले अगर हम x को बेसिक ऑब्जेक्ट कह देंगे तो फिर हम नल को कैसे प्रूव करेंगे कि नल हमारा x स्टार में है. सर हम उसको अलग से डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर हम नल को करेंगे तो फिर उससे हम x कैसे जनरेट करेंगे, x नल प्लस x. हम नल को ही कहेंगे कि नल हमारा बेसिक एलिमेंट है. हमने कहा नल इज इन x स्टार, ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट हो गया. नाउ इन स्टेप नंबर 2 अब हम स्टेप नंबर 2 में वो क्या जनरल स्टेटमेंट लें कि जिसके थ्रू हमारे पास जो है वो एक्स स्टार के बाकी एलिमेंट्स आ जाएं. क्या होना चाहिए? अगर आप गौर करें तो जो एक्स स्टार में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट्स या वो तमाम स्ट्रिंग जो हैं, अगर आप देखें तो हर स्ट्रिंग पिछले वाले स्ट्रिंग से कॉन्कैटिनेट होके बना हुआ. जी. नल तो प्लस क्या रूल, तो क्या तो होगा सर जनरल सर रूल? इसके अंदर हमने x तो डिक्लेयर नहीं किया है, फिर हमें दोनों को डिक्लेयर करना पड़ेगा. अगर हम कॉन्कैट करेंगे तो नल तो जी हमारे पास करें, डिक्लेयर्ड है, बिल्कुल 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 एक्स को भी यहाँ पे हमें शामिल करना पड़ेगा अपने रूल में. वरना क्या वो होगा फिर रूल? नल कॉमा x इज इन x स्टार, फिर नल प्लस x, फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्शन आएगी उसको इस तरह से करके हम रूल बनाएंगे. नहीं तो ये तो रूल में आपने बहुत सारी चीजें कह दी कि नल प्लस एक्स नहीं एंड नहीं नल नहीं, कॉमा एक्स. हाँ नल नल प्लस x इक्वल टू s इक्वल्स टू नल प्लस x. तो नहीं सही, मुश्किल हो रहा है. इसमें नल जो डिफाइन करा हुआ है वो लेस देन 0 से होगा ना रिप्रेजेंट, तो उसका हम ऐसे करके फॉर्मूला नहीं बना सकते. सर लेस देन f अगर इक्वल्स 0 टू हो तो हमने कहा f इक्वल्स टू f प्लस x if कर दें. if x is in x star
then X concatenate with Q is also in X star. Then हमने कहा if X is in X star, then X concatenate with Q is in X star. और स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा कि only those object which defined by rule number 1 and rule number 2 is a part of X star, otherwise nobody else is a member of X star. अब अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें कहना है कि 3 times X जो है वो हमारा X स्टार में है, हमें प्रूव करना है कि ये ट्रिपल X जो है ये X स्टार का मेंबर है। तो हमने पहले स्टेप में क्या कहा कि नल इज इन X स्टार। फिर हमने सेकेंड स्टेप में हम क्या कहेंगे, सेकेंड स्टेप में हम कहेंगे कि हमने कहा इफ X इज इन X स्टार, तो नाउ नल बिकम्स X, null becomes X. So if X is in X star, then X concatenate with Q is in X star. समझ में आ रही है? इसको आप लिख लें if Q is in X star, then X concatenate with Q is in X star. तो अब अगर हम जो है वो इसमें डिक्लेयर करते हैं कि X स्टार को लें, तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि नल हमारा मेंबर हो गया। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि नल बिकम्स Q. तो if Q is in X star, then X concatenate with Q is also X star. तो X concatenate with Q का मतलब हुआ X concatenate with null, तो ये हो गया X, तो इसका मतलब X is in X star. Now in step number 3, this X becomes Q. So when X is in X star, then X concatenate with Q is also in X star. Means X concatenate with X is double X. Now this double X becomes Q. When double X concatenate with X, so this means कि triple X is in X star. तो ये 4 स्टेप में आपका ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे पास X स्टार का मेंबर है। अच्छा, अगर हमारे पास ये रिकर्सिव डेफिनेशन हमने X प्लस के लिए लिखनी होती, X प्लस वो पॉजिटिव क्लोजर की बात कर रहे हैं, यानी वो एक ऐसा सेट है जिसमें कि नल के अलावा बाकी तमाम X के स्ट्रिंग्स आ सकते हैं अप टिल इनफाइनाइट लेंथ, लेकिन उसमें एटलीस्ट लेंथ जो है वो 1 होनी चाहिए। तो अगर आप X प्लस के लिए रिकर्सिव डेफिनेशन लिखने की बात करते तो वहां हमारा जो बेसिक एलिमेंट होता पहला वो क्या होता, अब वो X होता। अब हम कहते हैं कि X इज इन X प्लस पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप हमारा यही रहता, इफ Q इज इन X प्लस then X concatenate with Q is also in X plus. इस Q की जगह आप A, B, C, D, E, F up till कुछ भी ले लें X के अलावा। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क यह हो गया कि आपके पास जो ये रिकर्सिव डेफिनेशन है उसमें पहला जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो हमारा चेंज हो गया। अब हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट हो गया X नल की जगह, बिकॉज X प्लस वो सेट है जिसमें के X के वो तमाम स्ट्रिंग्स आ रहे हैं जिसमें के आपके पास X की लेंथ जो है वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक है। तो रिकर्सिव डेफिनेशन का जो है वो ये कॉन्सेप्ट है। जब आप अपना कंपाइलर बनाने की बात करते हैं, आप अपनी ग्रामर बनाएंगे, तो यू हैव टू डिफाइन योर ओन रूल्स, यू हैव टू डिफाइन योर ओन रिकर्सिव डेफिनेशन। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है वो आपका वर्कआउट जो है वो चलेगा। नाउ वी हैव another topic, we have the regular expression.
रेगुलर एक्सप्रेशन इज अवर नेक्स्ट चैप्टर। तो रिकर्सिव डेफिनेशन का इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस और उसी को हमें अंडरस्टैंड जो है वो करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। Regular expression basically is a short notation that used to define the whole language there. हम किसी भी लैंग्वेज के लिए बजाय से कि पूरे सेट नोटेशन में उस लैंग्वेज के तमाम हम स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई करें, उससे बेहतर है कि आपके पास जो है वो एक जनरलाइज एक्सप्रेशन हो, जिस एक्सप्रेशन के थ्रू आप जो है वो तमाम उस सेट के एलिमेंट्स को हम डिक्लेयर कर दें। लाइक हम जैसे केमिस्ट्री में भी हम डिफरेंट केमिकल्स के लिए फॉर्मूलाज के लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं। लाइक वाटर के लिए हम कहते हैं H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हम कहते हैं HCl, और सोडियम क्लोराइड के लिए हम कहते हैं NaCl। दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हम एक शॉर्ट एक्सप्रेशन यूज करें फॉर डिफाइनिंग द होल सेट ऑफ लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन देयर। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल हम एक सेट ले लें जिसमें हम कहें A, डबल A, ट्रिपल A एंड अप टिल इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो इसकी वो क्या शॉर्ट एक्सप्रेशन होगी जिसको हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कहेंगे? A स्टार। A स्टार नहीं, A स्टार अगर सॉरी कहेंगे A प्लस इसमें नल नहीं है। Yes, A plus is the regular expression for this thing. अगर हम यहाँ पर एक नल का इजाफा कर देते तो ये A स्टार बन जाता, फिर इसकी जो है वो एक्सप्रेशन A स्टार हो जाती। डबल A, then ABA, then A double BA, then A triple BA and up till infinite। क्या होगी इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन? A B स्टार A, A B स्टार plus A, A B प्लस A। स्टार कहने की इतनी आदत है। इसकी स्टार होगी ना? इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी A B स्टार A। जी जी, A B स्टार A। इसकी एक्सप्रेशन होगी A B स्टार A, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है, देखिए किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को आप राइट उस वक्त प्रूफ करेंगे जो सबसे पहले वाले एलिमेंट में आया था उसकी वजह से स्टार लगा है ना यहाँ पर। नहीं, सबसे पहले वाले जो हमारा डबल A था, पहला जो ऑब्जेक्ट था उसमें B नल था, तभी इधर स्टार, उसी से पहचाना हमने कि इधर उसी से हमने क्योंकि अगर हम A B प्लस A कर देंगे तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट एक B आना मस्ट है इन बिटवीन ऑफ दोज एज। स्टार्ट में जो है वो A आ रहा है और एंड पे A आ रहा है, लेकिन इन बिटवीन ऑफ दोज एज जो है वो एक B आना मस्ट है। तो अगर हमारी लैंग्वेज जो है वो ABA से स्टार्ट हो रही होती तो देन फिर हम कहते A B प्लस A। बट जो कि लैंग्वेज हमारी जो है वो डबल A से स्टार्ट हो रही है, तो डबल A का मतलब है कि B बीच इन बिटवीन ऑफ A आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो इसलिए हमने यूज किया B स्टार। अच्छा, अगर हमारे पास एक फाइनाइट लैंग्वेज है, अभी तो हम इनफाइनाइट लैंग्वेज की बात करें, तो अगर हम एक फाइनाइट लैंग्वेज की बात करें
जिसमें हमारे पास तो आप पूरा लिखते रहिएगा सेट, मैं बता रहा हूँ। पहला नंबर है लाइक ट्रिपल ए, देन वी हैव डबल ए बी, double AB, then ABA, ABA, then BAA, BAA, and then we have triple B, triple B, then double BA, double BA, BAB, BAB, and A double B, A double B. bracket close। तो ये हमारे पास एक फाइनाइट लैंग्वेज जिसमें हमारे पास कितने स्ट्रिंग्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, हमारे पास 8। तो हमें अगर इस फाइनाइट लैंग्वेज की हमें एक्सप्रेशन लिखनी है तो क्या होगी इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन? जी अब जब आप फाइनाइट लैंग्वेज की बात करें तो अब इस जहन में आपके स्टार या पॉजिटिव क्लोजर वाला प्लस जो है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लस या स्टार लगाएंगे तो इसका मतलब है फिर आप उसको इनफाइनाइट लैंग्वेज सर बस इसके अंदर जो है ना, हम सिर्फ ही कॉमास की जगह प्लस लगा देंगे और यही इसकी आ रही रहेगी, क्योंकि ये फाइनाइट लैंग्वेज है और फाइनाइट लैंग्वेज के अंदर यही मेंबर्स होंगे। देखिए एक वे आउट तो इन्होंने बताया कि एक इसका तरीका ये है कि यही 8 के 8 हम स्ट्रिंग्स लिखें और इनके बीच में हम सबके प्लस लगा दें, तो एक इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये भी हो सकती है। लेकिन इससे भी एक शॉर्ट हो सकती है नोटेशन, वो क्या हो सकती है? अगर आप हर स्ट्रिंग को गौर से देखें तो एवरी स्ट्रिंग कंटेन कांस्टेंट लेंथ ऑफ 3। हर स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 3 है और हर स्ट्रिंग जो है उसमें या तो ए आया है या बी आया है। A plus B static and it should be, the word size should be greater than 3, नहीं, वो equal to 3। स्टार अगर हमने स्टार लगा दिया तो फिर तो कहानी इनफाइनाइट पे चली जाएगी। तो फिर हम उसके साथ प्लस का यूज करना, प्लस भी लगाएंगे तब भी ए प्लस बी, ए प्लस बी and a plus b. This is the required regular expression. A plus b concatenate a plus b concatenate a plus b। अब आप ये इस एक्सप्रेशन से आप स्ट्रिंग्स अगर बनाएंगे तो वही 8 बनेंगे, कोई नवा स्ट्रिंग नहीं बनेगा, और वो तमाम 8 के 8 स्ट्रिंग इस आरी से पास होंगे। किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को आप राइट अगर प्रूफ करना है तो हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को देखना पड़ता है, लेकिन किसी भी एक्सप्रेशन को अगर रॉन्ग प्रूफ करना है तो आप कोई भी एक सिंगल स्ट्रिंग उठा लें जो स्ट्रिंग उस आरी से पास हो रहा हो और आपकी लैंग्वेज में मौजूद ना हो, या आपकी लैंग्वेज का कोई स्ट्रिंग जो आरी से पास ना हो रहा हो, तो वाइस वर्सा दोनों केस में आपकी वो रेगुलर एक्सप्रेशन रॉन्ग प्रूव हो जाएगी ओनली फ्रॉम दी वन स्ट्रिंग देयर। लेकिन अगर किसी आरी को हमें राइट प्रूफ करना होता है तो उसके लिए बहुत सारी हमने पॉसिबिलिटीज को देखना होता है। तो दिस इज द जनरलाइज्ड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दैट फाइनाइट लैंग्वेज जो अभी हमने लिखी थी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन, अच्छा इससे पहले हम अगर एक चीज और बात कर लें कि अगर हमारे पास ये एक लैंग्वेज है जिसमें ये दो ही वर्ड्स हैं, एक ए है और एक बी है, तो इसकी आरी क्या होगी? A plus B, ए प्लस बी। अच्छा, ये जो प्लस की हम बात कर रहे हैं, ये जो अभी बात की इन्होंने, ये वाला प्लस ये वाला प्लस है, ये ऊपर सुपरस्क्रिप्ट वाले प्लस की बात नहीं कर रहे हैं। सुपरस्क्रिप्ट का प्लस का मतलब है पॉजिटिव क्लोजर, ठीक है। ये जो प्लस है दिस इज फॉर दी ऑल्टरनेट, इसको हम कहते हैं और, ठीक है, यानी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ए प्लस बी यानी ए या बी, तो ए आएगा या बी आएगा। अब देखिए आरी से भी दो ही वर्ड बनेंगे ए या बी, और लैंग्वेज में भी दो ही वर्ड है ए या बी, तो ये अगर लैंग्वेज यहाँ पे ये है तो इसकी आरी ये बनेगी। अगर हम कहें कि वी हैव टू राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन
for all those strings of A's and B's including null string. यानी हमें वो आरी लिखनी है जो ऐसी लैंग्वेज को डिफाइन करे जिसमें ए और बी के तमाम स्ट्रिंग्स आ सकें, परमिसिबल हों, इंक्लूडिंग नल। एक ऐसी लैंग्वेज ए और बी की जिसमें ए और बी के वो तमाम स्ट्रिंग्स मौजूद हैं अप टिल इनफाइनाइट लेंथ इंक्लूडिंग नल। तो उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? a plus b static whole static that is not वो क्लोजर उसका पूरा आएगा a plus b ब्रैकेट में और static. Yes, a plus b star. This is our required regular expression for those language of A's and B's which contain all possible strings of A's and B's including null string. अगर हम कहते हैं कि all possible strings of A's and B's excluding null, तो excluding null में यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे प्लस आ जाता है ऊपर, यानी यहाँ स्टार की जगह आप फिर यहाँ पे प्लस यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, इसको आपने बहुत ज्यादा क्लियर रखना है कि a प्लस बी स्टार का मतलब पता है क्या है? a प्लस बी स्टार का मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट है a प्लस बी का, ये 0 से लेके इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर सकता है अपने आप को, और हर दफा जब ये रिपीट करेगा तो या तो यहाँ से a कॉल होगा या b कॉल होगा। तो यानी a प्लस बी होल स्टार से आपके पास a और b के तमाम वर्ड्स की फॉर्मेशन मुमकिन है। अगर हम कहें ए बी डबल ए बी, तो ए बी डबल ए बी इज अ पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज दैट डिफाइन दिस बाय दिस आरी, कि पहले इसमें से a आया, फिर इसमें से b आया, फिर थर्ड टाइम a आया, फिर फोर्थ टाइम a आया, फिर फिफ्थ टाइम b आया। तो जहां आपने इसको एंड करना है वहां उसको नल से कॉन्कैटिनेट करना है, बिकॉज नल तो हर स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग के तौर पे मौजूद। और अगर यहाँ आप प्लस यूज कर लेंगे स्टार की जगह, तो फिर इसमें नल नहीं आएगा, बाकी इसमें तमाम ए और बी के स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं। इसकी आरी क्या होगी? सही है। 4 बी के बाद क्या स्टार है या ब्रैकेट क्लोज है? मैंने तो आरी ही लिख दी। मैंने आपको आंसर पहले ही लिख दिया। हम कहना ये चाह रहे थे कि जो आपके पास ऐसी लैंग्वेज बी की जिसमें ट्रिपल बी अलाउड नहीं है, तो क्या होगी एक्सप्रेशन? बी की एक्सप्रेशन होगी बी डबल बी और बी प्लस डबल बी प्लस बी प्लस डबल बी एंड प्लस फोर्थ टाइम बी। ट्रिपल बी के बाद आप चौथे बी पे प्लस लगा दें। एक वे आउट ये हो सकता है, या एक वे आउट ये हो सकता है कि आप जो है वो चौथे बी के बाद आप 4 बी लिखें और फिर 5वें पे आप स्टार लगा दें। तो ये इसकी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बनेगी, क्योंकि बी स्टार बराबर है बी प्लस के। सही है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जब एक रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हमें लिखनी है, राइट क्वेश्चन लिखें, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स of zeros and ones
whose 10th symbol from the right end is 1. Whose 10th symbol from the right end is 1. यानी हमें 0 और 1 से हमें वो लैंग्वेज लिखनी है जो कि कंप्राइज कर रही हो 0 और 1 पे. इसमें 0 और 1 के वो स्ट्रिंग्स आए जिसमें 10th सिंबल जो है राइट से वो हमेशा 1 होना चाहिए. यानी आपके राइट से अगर आप गिने तो 10th पोजीशन पे हमेशा 1 अलाउड है, 0 अलाउड नहीं है. क्या होगी इसकी एक्सप्रेशन? जी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है. कोशिश कर रहे हैं ना काम करने की. सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है. मतलब आप नंबर्स की बात करें, जैसे कि हमारे जब अगर इस तरह से बनेगा तो जो सिंबल्स होंगे उसमें पहला मेंबर तो 0 है, दूसरा 1 है, फिर डबल 0 है, फिर 0 1 होगा. तो इसको हम इस तरह से करके इंडिविजुअली 10th काउंट करेंगे या पूरे स्ट्रिंग के अंदर 10th नंबर ऑफ उसको काउंट करेंगे? नहीं, हम बात कर रहे हैं लाइक फॉर एग्जांपल राइट कितने भी नंबर होंगे ना उधर से राइट से 10 काउंट कर लो. फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10 symbol is 1. यानी this is our 10 symbol from the right. ओके. राइट से हमारा ये 10 सिंबल 1 है और 10th के बाद जो है वो फिर 0 या 1 कुछ भी आ सकता है. सर फिर इसका होगा 0 plus 1 स्टेरिक 1 एंड देन 0 प्लस, फिर यहाँ पे हमें 10 का कुछ 0 plus 1 करके 10 टाइम लिखना पड़ेगा. क्या तो 0 1 होगा या इस तरह से बाकी 9 टाइम्स? यस, 9 टाइम्स लिखना पड़ेगा. इसका बनेगा 0 plus 1 का स्टार, देन 1, देन मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 0 plus 1 की पावर 9. यस सर. 0 plus 1 का स्टार, देन 1 एंड देन 0 plus 1 की पावर 9. ठीक है जी सर. तो इसमें ये कैसे पता लगेगा कि ये राइट से या लेफ्ट से सर? ये राइट से, हम जब स्ट्रिंग को आप लिखेंगे तो राइट से अगर काउंट करेंगे तो हमेशा 10th पोजीशन पे 1 ही रहेगा ना डियर. आपका राइट साइड पे ही तो हमने लिखा है 0 plus 1 के पावर 9. इसका मतलब राइट साइड पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा 9 दफा, और फिर 10th पोजीशन पे हमेशा 1 है फ्रॉम द राइट हैंड. और फिर 10 से ऑनवर्ड जो है वो 0 या 1 कुछ भी आ सकता है. तो इसके लिए आपने एक्सप्रेशन यूज कर ली 0 plus 1 का होल स्टार. सर अगर हम पावर पे इस तरह से कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, तो हमने एक एक्सप्रेशन की थी जिसमें जो है ट्रिपल ए और डबल ए भी, तो उसमें आपने ए प्लस बी 3 टाइम्स राइट किया था. अगर हम एक बार लिखने के बाद ऊपर पावर 3 दे देते तो वो भी सही. समझाने के लिए नहीं, कर मतलब सकते सही थे. था. जी 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल ओके समझाने सर. के लिए कर सकते थे. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स of an equal number of zeros and ones, of an equal number of zeros and ones, such that
in every prefix such that in every prefix the number of zeros differs from the number of ones, such that in every prefix the number of zeros differs from the number of ones by at most 1. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. राइट दी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ zeros and ones such that in every prefix the number of zeros differs from the number of ones by at most 1. For example, आप चाहें तो लिख सकते हैं like 1 0 1 0 1 0 1 0. Another example is 0 1 1 0. Another example is 1 0 0 1. यानी इस तरह के स्ट्रिंग्स के लिए हमें आरी लिखनी है. Like 1 0 1 0 1 0 1 0, or you can say 0 1 1 0 1 0 0 1, or you can say 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. जीरो प्लस वन के स्टार के ऊपर एक और ब्रैकेट आके फिर स्टार आएगा. 0 प्लस 1 स्टार पूरा और उसके और उसके ऊपर एक और स्टार आएगा. नहीं, अगर आप 0 प्लस 1 के ऊपर स्टार ले लोगे तो इसका मतलब है फिर तो आपने सारे ही 0 और 1 के स्ट्रिंग्स को काउंट कर लिया. फिर इक्वल नंबर तो रह ही नहीं सकता ना. हाँ हाँ. और फिर वो बाय एट मोस्ट 1 वाली कंडीशन भी गलत हो जाएगी कि वो डिफर करना चाहिए. यानी द नंबर ऑफ zeros differs from the number of ones by at most 1. 0 प्लस 1 1 के ऊपर स्टार, ये वो तो डबलिंग के ऊपर आ जाए. नहीं, 0 तो 0 प्लस 1 1, अगर 0 एक साथ आ रहा है तो 1 1 एक साथ नहीं आ रहा. अगर 1 1 आ रहा है स्ट्रिंग में तो 0 नहीं आ रहा. और अगर हम 0 प्लस 1 1 का स्टार कर देंगे तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ बातें हमारे पास ये वाले नहीं आ सकते. 1 0 1 0 1 0 1 0. जीरो प्लस 1 0 प्लस 1 दोनों में से कोई एक आएगा. इसके ऊपर कोई एक और आएगा. सर 0 प्लस 0 और फिर होल स्टेरिक फिर 1 प्लस 1 होल स्टेरिक हो सकता है. 0 प्लस 0 होल स्टार फिर 1 प्लस 1 स्टार. दोबारा बताएं. 0 प्लस 0 प्लस 0 और फिर स्टार और फिर इसी तरह से 1 प्लस 1 पे भी स्टार. नहीं, देखिए 0 प्लस 0 का अगर आपने स्टार ले लिया नल आ इसका जाएगा. मतलब मैं यहाँ नहीं, नल तो आएगा ही, चले वो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से ये सारे 0 एक साथ भी ले सकता हूँ. लेकिन जो हमारी अच्छा, सही कंडीशन है से. उसमें तो ये चीज पॉसिबल नहीं है. जी जी सही. कोई अगर और हम कहें 0 प्लस 1 का स्टार फिर 0 प्लस 1 का स्टार और उसके ऊपर पूरे ब्रैकेट पे स्टार as many times as we want to repeat.
नहीं नहीं नहीं, वो तो एक ही बात है ना, तो आपने सिर्फ कॉन्केटिनेशन कर दी। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? जी, Yes, sir. 01 + 10 का होल स्टार। Hmm. जी, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली बनाया ना Yes, कि sir. the write the regular expression for the set of string of an equal number of zeros and one such that in every prefix the number of zero differ from the number of one by at most one। और जो मैंने आपको चारों एग्जाम्पल बताई वो इस एक्सप्रेशन से बन रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। Write the regular expression for the set of strings. Write the regular expression for the set of strings of zeros and ones not containing 101 as a substring. Write the regular expression for the set of strings of zeros and ones not containing 101 as a substring। यानी जिसमें 101 एज अ सब स्ट्रिंग मौजूद नहीं होना चाहिए। यानी अगर 1 आ रहा है तो फिर उसके बाद एक जीरो नहीं आएगा, फिर 00 1001 आ सकता है, 1001 आ सकता है, 101 नहीं आए। 001 + 100 और होल स्टेरिक कर देंगे। मतलब अगर आपके पास या तो खाली 000 आ सकते हैं, ठीक है, 1 नहीं आ रहा, और अगर आपके पास 0 नहीं आ रहा तो खाली 1 आ सकते हैं। मतलब खाली 1 वाले तमाम भी पॉसिबल आ सकते हैं अगर 0 नहीं आ रहा, और अगर 1 नहीं आ रहा तो ऑल जीरोस वाले आ सकते हैं। लेकिन अगर 0 और 1 आ रहा है एक साथ तो फिर आपके पास जो है 101 एज अ सब स्ट्रिंग नहीं आ सकता। तो इसमें 00 + 1 और होल स्टेरिक कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 00 रखेंगे तो फिर 101 बन ही नहीं पाएगा। 00 +1 का होल स्टेरिक। इसमें सिंगल जीरो तो आ ही नहीं रहा, सिंगल जीरो भी तो आ सकता है, खाली जीरोस वाले भी आ सकते हैं, और इसमें आपके पास ये भी नहीं आ रहा 01001। जीरो वन डबल जीरो वन भी तो एक वैलिड स्ट्रिंग है ना, जिसमें आपका 101 नहीं आ रहा एज अ सब स्ट्रिंग। सर 01 स्टार -101 हो सकता है। 01 स्टार -101 माइनस नहीं, माइनस हम यूज नहीं करते। जीरो स्टार, फिर राइट 0 स्टार 1 स्टार 00 क्या ख्याल?
अगर हमें खाली 0 वाले स्ट्रिंग चाहिए ये सही है। तो ये पूरा पार्ट नल हो जाएगा आपका, और ये 0 यहाँ से आ जाएंगे। अगर हमें खाली 1 चाहिए तो वो यहाँ से आ जाएंगे। अगर 0 1 एक साथ आ रहा है तो फिर हमें ये पार्ट हमारा नल हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और फिर हम इस ब्रैकेट को कॉल करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा ख्याल ये है कि इधर 3 zeros आने चाहिए 2 की जगह, और फिर उसके बाद भी स्टेरिक आना चाहिए। कोई स्ट्रिंग बताए ना जो जहन में आ रहा है। नहीं सर ये सही है। नहीं, कोई स्ट्रिंग अगर आपके जहन में है जो कंफ्यूजन कर रहा है तो उसको देखते हैं ना, कि हो सकता है भाई ये बात आप सही कर रहे हो। क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि कोई एक स्ट्रिंग भी गलत साबित कर सकता है आरी को, लेकिन राइट प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं 0 1 और 000, अगर हम 000 लगा देंगे तो फिर हमें क्या एडवांटेज होगा? हमें 000 वाली बात तो हमें ये वाला 0 भी कवर कर देगा ना, ये वाला तीसरा 0 जो है वो तो हमें यहाँ से भी कवर हो जाएगा, ये पार्ट। यस सर, तीसरा 0 यहाँ से मिल सकता है बिल्कुल। हाँ, तो मेरे लिहाज से तो ये सही है, फिर भी इसको देख लीजिएगा। और एक और लिखें क्वेश्चन, राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज write the regular expression for the language L equal to W colon, सर दोबारा बोलिएगा। write the regular expression for the language L equal to W colon, then mod W mod L equal to W then 3 equal to mod 3 equal to 0. And W belongs to A comma B whole star. ठीक है, सवाल में रिपीट कर देता हूँ। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज L इक्वल टू ब्रैकेट W कॉलन लेंथ ऑफ वर्ड mod 3 इक्वल टू 0। यानी वो कहना चाह रहा है कि W कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है A और B का, लेकिन उस स्ट्रिंग की लेंथ, उस यानी ये जो आपने लिखा है पाइप W फिर देन पाइप साइन, इसका मतलब लेंथ ऑफ जो वर्ड है, तो लेंथ ऑफ वर्ड जो है अगर हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शुड बी 0 आना चाहिए। यानी हमें ए और बी के वो वर्ड्स जिनकी लेंथ को अगर हम इसकी लेंथ 3 6 9 तो
समझ गए? उसको हम अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। जी क्या बनेगा? a plus b mod 3 equals to 0। नहीं, एक्सप्रेशन बताया ना, एक्सप्रेशन में मॉड थोड़ी आएगा। a plus b ब्रैकेट फिर अगेन ब्रैकेट ओपन डबल a प्लस डबल b स्टार। डबल ए प्लस डबल बी स्टार। a प्लस b का ब्रैकेट ठीक है, और अगर आप a प्लस बी फिर का ब्रैकेट ले लेते हैं और फिर डबल ए प्लस डबल बी ले लेते हैं तो इसका मतलब है डबल ए से मैं डबल ए प्लस डबल बी पे जब स्टार आ गया तो मैं वहां से डबल ए ले लूं फिर दोबारा डबल ए ले लूं, इसका मतलब हुआ कि ये तो आपका 4 वहां से हो गए 5 हो गए 5 हो जाएंगे। ओके 5 हो जाएंगे। जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 3 से तो फिर से कुछ नहीं आएगा। ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी का स्टार आ जाएगा इस पे। तो फिर अच्छा, ट्रिपल ए अगर ट्रिपल बी का स्टार कर लें तो ये जरूरी थोड़ी उसने कहा है कि ए और बी कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। उसने ये नहीं कहा आपसे कि ए और बी कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। इसका मतलब है कि ट्रिपल ए भी वैलिड है और इनके दरमियान में आपका बी भी आ सकता है, यानी ए भी एक वैलिड है और ट्रिपल ए भी वैलिड है, ए डबल बी भी वैलिड है, बी डबल ए भी वैलिड है। इसका होगा a प्लस अगर हम 3 लेंथ डबल ए प्लस डबल बी का स्टार ट्रिपल a plus b पे अगर होल पावर 3 equals to 0। इक्वल टू 0। सर होल पावर अगर 3 है तो a plus b पे सर इक्वल ना हो या हम किसी और तरह से इसे रिप्रेजेंट कर दें। सर ऐसा भी हो सकता है कि डबल ए डबल बी और फिर ए बी लेंथ 6 बन रही है इसकी। और देखिए ए एंड स्टार दिस इज द रिक्वायर्ड आर, या आप ए प्लस बी को 3 दफा लिख लें और उस पे होल स्टार लगा दें। होल स्टार इसलिए लगाया क्योंकि 0 भी हमें चाहिए और आपके पास ये रिपीट करे अपने आप को ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, जब आपको रिपीट करेगा तो वो 3 का मल्टीपल ही रहेगा टोटल लेंथ। ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, तो इससे जितने स्ट्रिंग बनेंगे वो 3 लेंथ के होंगे। तो इनमें इस पे हमने स्टार लगा दिया तो इसका मतलब है कि जब भी ये ब्रैकेट रिपीट होगा तो वो 6 होगा या 9 होगा या 12 होगा या 15 होगा, तो 3 का मल्टीपल में ही लेंथ रहेगी। सही, ठीक है, तो यहाँ से फिर हम इंशाल्लाह यहाँ स्टॉप करते हैं, then we will continue on next Thursday. Okay. थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट थर्सडे का टाइम बता देते आप 6 बजे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।